रिएक्ट रिएक्ट जेएस हमने वन स्टैक जब शुरू किया था तो उसमें हमने नोड जेएस पढ़ा, हमने एक्सप्रेस पढ़ा। एक्सप्रेस के साथ यूआई डेवलपमेंट के लिए हमने ईजीएस को यूज किया ना, कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क हमने यूज नहीं किया, ईजीएस की लाइब्रेरीज को यूज किया, हमने मंगोडीबी को यूज किया और फिर जो है उसके जरिए एक फूड एप्लीकेशन बना के देखी। लेकिन एक्चुअली हमें जो चीज़ स्टडी करनी है मर्न के अंदर वो आर यानी रिएक्ट, रिएक्ट जेएस। अच्छा ये क्या है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। अच्छा लेकिन रिएक्ट को हम कहेंगे ये जावास्क्रिप्ट की क्या लाइब्रेरी है। पहले समझना ये है कि रिएक्ट है क्या, काम कैसे करता है, दूसरा इसका प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और हमें कैसे क्रिएट करना है, तीसरा कि रिएक्ट के अंदर जब हम एज ए स्टार्टर काम करते हैं तो जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं हमारी उन पे काम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बिल्ड, हम इसके बाद करेंगे क्या, एक्चुअली हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल ई कॉमर्स फ्रंट एंड बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट। और वो कितना यूआई इंटरेक्टिव है, कितना यूआई एक्सपीरियंस उससे बेहतर होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। हम राउट्स बनाएंगे, हम एपीआई को कॉल करेंगे, कार्ड चेकआउट एथेंटिकेशन यूआई मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करेंगे और हम ये 10 से 20 लैब के अंदर ये टास्क कंप्लीट करेंगे। हो सकता है इससे कम में करें, थोड़ा थोड़ा हो सकता है आप लोग जल्दी करें। टारगेट हमारे एक 1.5 महीने कोर्स होता है। मॉडर्न स्टैक यूज करेंगे जिसमें विथ रिएक्ट, रिएक्ट राउटर, एक्सजीएस। एक्सजीएस जो है बेसिकली वो आपको पहले भी इस्तेमाल करवाया है ये 6 के अंदर, जो वेब एपीआई को कॉल करने का काम आता है। एंड कंपोनेंट अगर हम समझने चाहेंगे तो प्रॉप, स्टेटबुक, राउटिंग एपीआई फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सवाल पहला ये आता है कि व्हाट इज रिएक्ट, समझना ये जरूरी है कि रिएक्ट क्या है। तो रिएक्ट इज अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू बिल्ड फास्ट इंटरैक्टिव रीयूजेबल यूजर इंटरफेस। रीयूजेबल एक दफा बना लिया, अब उसको दोबारा यूज कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन के, कोई और वेब एप्लीकेशन बन रही है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। डेवलप बाय मेटा, जिसको हम फॉर्मली क्या कहते थे, फेसबुक, उसने ही बनाई गई, इज वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन हमने एक और जगह भी बनाई थी जिसको हम कहते हैं एंगुलर। तो एंगुलर पे भी हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई थी कि एक पेज पे डिफरेंट कंपोनेंट शो होते हैं, वहां भी हमने कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट की थी और यहाँ भी हमें कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट की। हम कह सकते हैं in nutshell, React is a JavaScript library used to build modern, dynamic, and reusable user interfaces by combining small components and updating the UI automatically whenever data change. आपने जैसे फेसबुक भी यूज किया होगा, कोई उसको थम्स अप करता है तो ऑटोमेटिकली सबकी यूआई को थम्स अप एट अ टाइम अपडेट हो जाता है। वाई रिएक्ट वाज क्रिएटेड, सवाल है कि रिएक्ट क्यों बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट का ये लाइब्रेरी क्यों बनाएंगे। आपको पता है जब रिएक्ट नहीं थी, जब भी हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के साथ काम करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, एवरी टाइम डॉम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करना पड़ता है ना। जिसकी वजह से ये जो है ना हमारी एप्लीकेशन गेट एलिमेंट बाय आईडी बार बार जो हुक करते थे हम एलिमेंट को, वो डिफिकल्ट हो जाता था, बहुत ज्यादा कोड होते थे, यूआई भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। रीट ने सॉल्व किया क्या, कि आप क्या करें, ये जो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करके एलिमेंट्स को उठा के और अपने कंपोनेंट बनाए, तो बेहतर ये है कि आप इनको स्मॉल स्मॉल रीयूजेबल कंपोनेंट में तोड़ दें और ऑटोमेटिकली उसके डेटा को चेंज करके अपडेट करना शुरू कर दें और आपके कोडों को बहुत ही आसान और मेंटेनेंस के काबिल बना दिया, इजीली टू मेंटेन, आप उसको बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन ऑफ अ वेबसाइट जब रिएक्ट नहीं थी, बिल्कुल हम ऐसे ही बनाते थे, एक वेब बार बना दी, एक प्रोडक्ट लिस्ट बना दी, एक कार्ड फुटर। इफ द कार्ड चेंजेस यू मे नीड टू मैनुअली अपडेट मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द पेज। कार्ड में कोई चेंज आएगा हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा जहां जहां कार्ड को इस्तेमाल। विद रिएक्ट क्या होगा, कंपोनेंट अलग अलग है, नेव का अलग है, प्रोडक्ट का अलग है, कार्ड कंपोनेंट अलग है, फुटर कंपोनेंट अलग है। तो ईच कंपोनेंट मैनेज इट्स ओन यूआई, उसका अपना यूआई है, बस वो कंपोनेंट कहीं पर आपने हुक किया हुआ है, तो आप एक जगह चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वो सब जगह पे अपडेट हो जाएगा। ये एक बड़ा है ना इसका इफेक्ट है। जो की फीचर ऑफ रिएक्ट है,
एक तो बेसिकली ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, और कंपोनेंट भी दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं और एक नॉन फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें स्टेट मैनेजमेंट मौजूद होता है, जो नॉन फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें स्टेट मैनेजमेंट मौजूद नहीं होती। अब तक के लिए सिर्फ इसको समझना है कि स्टेट मैनेजमेंट होती क्या, फिर देखते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। देखिए आपको पता है कि जब आप HTML लिखते थे और जावास्क्रिप्ट के अंदर जब जावास्क्रिप्ट का आप स्क्रिप्ट लगा लेते तो उसमें HTML लिखना चाहते तो आपको क्या करना पड़ता था, उसको बार बार राइट करना पड़ता था, है ना। एक मुश्किल काम था मैनेज करना। मगर JSX की वजह से क्या हुआ है कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ HTML लिखते हो, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में HTML का टैग लगा रहे हो, ठीक है। वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टेट मैनेजमेंट हमें देखना है। वन वे डेटा फ्लो हमें चेक करना है कि वन वे डेटा फ्लो क्या है। जो चीजें हमें सीखनी है अच्छे अंदाज में, वो कंपोनेंट JSX वेरिएबल एरे इवेंट की फाउंडेशन है। और पॉप्स प्रॉपर्टीज स्टेट हुक्स, यूज स्टेट हुक्स, यूज इफेक्ट हुक्स, फॉर्म, ये इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है, इनका समझना हमें जरूरी है और ये सब UI के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ एक सवाल रेज किया हमने, वाई यू विट। अब बेसिकली यहाँ मैंने विट का इस्तेमाल किया, बेसिकली विट है क्या और मैंने इसका जिक्र क्यों किया। इस वक्त जो करंट वर्जन हमारा चल रहा है उसके अंदर क्या होता है कि हम विट को यूज करते हैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने के लिए, लेकिन हम इससे पहले CRA यूज करते थे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब अगर मैं इन दोनों की एग्जाम्पल देना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो मैं अभी कोड लिख के समझाऊंगा, पहले समझ लें। जब हम विट यूज करते हैं तो स्टार्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंट, तो जल्दी स्टार्ट होता है। हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट मौजूद है, इंस्टेंस फाइल अपडेट होता है, नो रिबिल्ड, बार बार प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करना नहीं पड़ता, इसमें रिबिल्ड करना पड़ता है। स्मॉलर लीनर कॉन्फ़िगरेशन होती है, ES मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेड होते हैं डैम में, फास्ट रोल बैक प्रोडक्शन होती है, हाई ये कम्युनिटी प्रेफरेंसेस। यानी कि इस वक्त रिकमेंडेड है विट यूज करें, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोजेक्ट बनाने की कैपेबिलिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी और जो प्रोजेक्ट बनेगा वो आपका ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। पुराने वक्त में हम देखते हैं कि कैसे रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते थे, CMD लिखते हैं यहाँ पर, हमने NPX लिखा, नोट का होना जरूरी है, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और क्या हमने नाम रखा रिएक्ट 01 डैश ऐप, इंटर कर दिया। अब एक दफा ये प्रोजेक्ट बन जाए तो इसकी पैकेजिंग देखनी हो रही है, इसके साथ कुछ ये मॉड्यूल्स बना रहा है। मीनवाइल हम आगे चलते हैं। तो अभी हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना वो ये रिएक्ट ऐप के जरिए बना रहे हैं, ताकि हम देख सकें कितना फर्क है वेट से बनाने में और रिएक्ट के अंदर क्रिएट मॉड्यूल से बनाने से। जैसे सिंपल कमांड है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिएक्ट यूज करते थे स्लोअर होती थी, HRM के लिए तो अच्छी थी, स्लोअर थी, कॉम्प्लेक्स थी, ओल्डर थी, लिमिटेड। यानी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसको ओवरकम क्या करता है वेट। अच्छा, विट इटसेल्फ है क्या? विट एक टूल है जो आपके प्रोजेक्ट को कंपाइल करता है और बिल्ड करता है, ठीक है। और जब हम इस विड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो विड है हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसमें जाते हैं, यहाँ स्टार्ट में आते हैं, इसके इंस्टॉलेशन में आते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको देखते हैं, अगर ये हमें लिखा हुआ मिल जाए यहाँ पर ये टैब, सेटअप डिफॉल्ट सेटअप, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन विद इंस्टॉलेशन।
देखिए यहाँ पर क्रिएट ऐप लिखा हुआ है, ऐप नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा है। जैसे ही वेट यूज करते हैं एप्लीकेशन का नाम, अब देखिए आपके पास यहाँ एक फैसिलिटी मौजूद है टेम्पलेट। अब देखिए जब आप वेट यूज करते हैं तो टीएस का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट, तो आप अपना प्रोजेक्ट टाइप स्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं। और इस वेट की वजह से आपको एक और फैसिलिटी ये मिलती है कि आप मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सही है, अभी हम जब इसको चलाएंगे कमांड को तो हम इसको देखेंगे ये काम कैसे करते हैं। मैं टेम्पलेट डिफाइन नहीं करूंगा, डायरेक्ट कोशिश करूंगा बना वो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट। देखिए यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ओल्ड वर्जन है, सही याद रखिए, CD क्या नाम था, रिएक्ट 01 डैश एप और npm स्टार्ट, ओल्ड वे है, सही है, चला लेते हैं। प्रोजेक्ट चलेगा तो हमें ब्राउजर में नजर आएगा। तो ये रिएक्ट का पेज एनेबल होगा, लेकिन अब इसका हम फाइल स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ऐप जेएस और एक मिल रहा है इंडेक्स जेएस। देखिए ये जो ऐप जेएस है ना, दैट इज अ कंपोनेंट। और देखिए एचटीएमएल लिखी हुई है और फंक्शन किसका बना हुआ है, जावा। क्या आप ऐसे लिख सकते थे एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट को साथ में, नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑफ जेएसएक्स, है ना, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल सिंटैक्स की वजह से हम जावास्क्रिप्ट कोड में डायरेक्ट एचटीएमएल का टैग लिखते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पर। फिर ये कंपोनेंट है तो ये क्या चीज है, ये मेन स्टार्टअप फाइल है। देखिए यहाँ डॉम को डिफॉल्ट पे रूट किया गया, लेकिन यहाँ देखिए वो जो ऐप का जो कंपोनेंट है वहाँ जब बनाया तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हमने लोड कर दिया, कंपोनेंट यूज हो रहा है। सीएसएस देखें यूज हो रही है आपकी, सीएसएस वही सीएसएस है जो लिखी जाती है यहाँ। तो स्ट्रक्चर देखें सेम है। अच्छा यहाँ फाइल एक्सटेंशन भी देखें डॉट बेस, सही, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट है वो 5.0.1 पे बना हुआ है, ओल्डर वर्जन। अब न्यू तरीके से प्रोजेक्ट बना के देखते हैं, जो वेट का तरीकेकार है डॉट डॉट। और जब मैं यहाँ पर आया तो एप्लीकेशन पे आया और मैंने देखे npm create where एट द रेट माई ऐप है, मैं माई ऐप ही रख लेता हूँ उसका नाम। अब इंटर करता हूँ मैं इसको, तो कह रहा है वर्जन कौन सा उठाया उसने, 9.0.7। यस किया, प्रोसीड किया मैंने इसको। अब देखिए ये फ्रेमवर्क पूछ रहा है मुझसे किस फ्रेमवर्क पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो। ये सारे के सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, चाहे वेनिला हो, चाहे व्यू हो, चाहे रिएक्ट हो। हमें तो रिएक्ट चाहिए, चाहे एंगुलर हो, है ना। तो वेट क्योंकि एक टूल है जो कि आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करता है, जो एप्लीकेशन का फाइल तो आप किसी भी फ्रंट हैंड को यूज करते हुए बना सकते हो। मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने का क्या पूछ रहा है आपसे कि रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट के साथ बनाना है आपने, टाइप स्क्रिप्ट या रिएक्ट कंपाइलर के साथ इस्तेमाल करना है, जावा स्क्रिप्ट के साथ, या जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट का कंपाइलर भी बनाना है। दोनों ही वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, चाहे इसके साथ करें इसके साथ करें। मैं अभी जावा स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, इंटर करता हूँ। वो कह रहा है इंस्टॉल करें, यस, मैंने कहा यस। अब ये उसको इंस्टॉल करने और क्रिएट करने चला गया, है ना। तो हमने देखा कि हम वेट से भी बनाते हैं और रिएक्ट से भी, तो विच वन इज बेटर, वेट को हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को बनाने के। यही कमांड मैंने यूज की है। और डिफरेंट पैकेजेस हैं, जैसे राउटिंग का पैकेज है तो उसको इंस्टॉल करने की कमांड है, एचटीटीपी क्लाइंट से बात करनी है, एक्सेस को इंस्टॉल करने की कमांड है, रिएक्ट के आइकन्स को यूज करना है, इनको इंस्टॉल रिएक्ट आइकन जब जरूरत पड़ेगी। ये पैकेजेस हैं जो रिकमेंडेड है, जिनको हमें इस्तेमाल करना है। हम इसके साथ रिडक्स टूल की टाइप स्क्रिप्ट और टेलनेट की इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप की तरफ जाते हैं और पहले कंपोनेंट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल अभी हमने यही काम किया कि हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया और जो प्रोजेक्ट बनाया वो विट से बनाया है, उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद npm इंस्टॉल, तो इसकी जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर देगा इसमें। मैं भी चेक कर लेता हूँ, ये इसने प्रोजेक्ट मेरा चला दिया है। अगर चला दिया है तो मेरे ख्याल में ये मेरे सामने नजर आ रहा है प्रोजेक्ट। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ जॉब को।
और dir चेक करता हूँ, इसमें डायरेक्टरी बनी होगी cd my dash f। इस डायरेक्टरी में जाता हूँ और VS कोड, क्योंकि यही हमारा जो है आईडी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, मैं इसको ओपन कर दूँ। देखें इसमें भी वही पब्लिक का फोल्डर है एसआरसी। देखिए जब मैं एसआरसी में आया तो अब यहाँ देखिए एक्सटेंशन क्या है। तो जो अपकमिंग वर्जन थे उसके अंदर इसकी एक्सटेंशन को क्या कर दिया गया था, जेएसएक्स के साथ। पहले तो जेएसटी, चाहे मैं जेएस से बनाऊं या जेएसएक्स में बनाऊं, जब इसका कंपाइलर कंपाइल करेगा वो ऑटोमेटिकली उसको वैसे अंडरस्टैंड करेगा जैसे कि वो जेएसएक्स को अंडरस्टैंड करता है। अब दो फाइल नजर आ रही है, कौन कौन सी, एक मेन जेएसएक्स फाइल देखें, यहाँ पर आपका कंपोनेंट ऐड हुआ हुआ है, और दूसरा एड जेएसएक्स फाइल। अब इस एड जेएस फाइल को देखें यहाँ पर, और इससे पहले मैंने एक और वीएस कोड की फाइल खुली हुई है, और इसमें एड जेएस को देखें तो दोनों में फर्क देखें। इस कंपोनेंट को देखें और इस कंपोनेंट को देखें, यूज स्टेट है ना, यहाँ पर यूज स्टेट नहीं है। जब पहले जो हम रिएक्ट की फाइल्स बनाते थे और अपनी एप्लीकेशन बनाते थे तो वो नॉन फंक्शनल कंपोनेंट को बनाती थी, दैट इज कॉल्ड द नॉन फंक्शनल कंपोनेंट। लेकिन जो मॉडर्न जिस पे हम काम करेंगे, जब हम उस एप्लीकेशन को देखते हैं तो उसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट होता है, जो यूज स्टेट है इसको कहते हैं हुक, और ये क्या मैनेज करता है, स्टेट ऑफ द कंपोनेंट मैनेज करता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब इसे हमें चलाना भी, तो एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें स्टार्ट डेप सर्वर करना पड़ेगा। यहाँ पर npm रन डेप, तो अब मैंने तो बंद कर दिया था, दोबारा से करता हूँ। क्या ये चल रहा है अभी भी, जो मेरे पास एप्लीकेशन लोड हो रही है। सर्वर चेक करते हैं इसका, डाउन हो गया सर्वर, ऐसे ही चलो ठीक है, npm रन टैप कर देते हैं और देखें मेरा जो सर्वर है वो इस पोर्ट पे गया 5173, 5173। तो देखें ये उसका इंटरफेस जो मेरा नया प्रोजेक्ट मौजूद है, देख रहे हैं आप इसको, रिफ्रेश किया मैंने इसको, जो मेरा नया काउंटर लगाया हुआ है, ये बटन भी काम कर रहा है, इसके ऊपर गिटहब रिपोजिटरी है। अगर मैं इस काम को देखूं कहाँ हुआ है तो मुझे नजर आएगा भाई ये सारा काम तो इस वाले कोड में हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ तक और सिर्फ खाली रिटर्न रहने दूं, एक दूसरा एरर आ गया, क्या कह रहा है आपको, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो आपको यहाँ पर h1 का टैग लगाना पड़ेगा, और मैं लिख देता हूँ हेलो। ये तो ये पहला कंपोनेंट है। हाँ ये मेन कंपोनेंट है, सबसे पहला जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है, और हर कंपोनेंट अपने अंदर अलग यूआई एलिमेंट रखेगा, और हर कंपोनेंट अपनी अलग स्टेट मेंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि वो लूजली कपल होगा, टाइटली कपल होगा, उसकी डिपेंडेंसी किसी और कंपोनेंट पे नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप कहीं खाना खाने जाते हैं, सारे दोस्त मिलकर तो सब कहते हैं भाई अमेरिकन सिस्टम है, सब अपनी अपनी जेब से ही पैसे खर्च करें, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो ये कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। अब ये जो रिएक्ट का फंक्शन रिटर्न, ये एक ही सिंगल पेरेंट रिटर्न करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और h2 लगा दूं और लिखूं मैं न्यू टैग, तो अभी यहाँ एरर जनरेट कर रहा है, और क्या कह रहे हैं, जेएक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट, एक ही पेरेंट होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप फंक्शन बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, या तो डिव लगा देते हैं और डिव टैग के अंदर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें तो इस तरह एम्प्टी भी रख सकते हैं, और डिफॉल्ट पे भी आप देखेंगे तो इसी तरह एम्प्टी नजर आएगा। आप जितना भी टैग्स लगाना चाहें आप इसके अंदर लगाते जाइए, ये आउटपुट आपको दिखाता चला जाएगा। याद रहेगा, आगे चलते हैं। हमने सर्वर भी बना लिया, हमने चला भी लिया, रिएक्ट को सेटअप भी कर लिया।
ये फर्स्ट कंपोनेंट हमें कुछ इस तरह का नजर आया। अगर हम चाहें डिफ के अंदर लिख दें तो हमने ये भी चेक कर लिया कि अगर मैं चाहूँ हेलो वर्ल्ड लिखा है तो मैं कह सकता हूँ ई कॉमर्स स्टोर या एनीथिंग एल्स जो भी आप लिखना चाहो। जब हमारी बेसिक ऐप बन गई और हमने बना ली, अब हमारा काम क्या है कि हम वेरिएबल को देखें रिएक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके डेटा को कैसे पास करते हैं। दूसरा एरर रेंडरिंग। आज हम ये दो पार्ट देखेंगे, वेरिएबल इन रिएक्ट, एरर रेंडरिंग। फिर आपके ऊपर ही काम होगा कि आप एप्लीकेशन बनाएं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो जावास्क्रिप्ट में जेएसएक्स के बारे में समझा चुका हूँ, दोबारा से देख लेते हैं। देखें, बिफोर जेएसएक्स क्या होता था, क्रिएट एलिमेंट और हमें बताना पड़ता था। अब क्या हुआ है, डायरेक्ट एच1 लिख दीजिए, वेरिएबल में डेटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आप उसको क्लीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है, ये एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है दैट अलाउ टू राइट एचटीएमएल लाइक कोड। एचटीएमएल लाइक कोड लिखोगे जावास्क्रिप्ट के साथ, makes React code easier to read and write because the UI looks similar to HTML। यहाँ देखें आपको जो UI HTML नजर आ रहा है और यहाँ भी देखें जो कोड है वो भी आपको ऐसा लग रहा है आप HTML ही लिख रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। React में जब हम वेरिएबल बनाते हैं JSX में तो कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वैल्यूज को हम डायनेमिक लगा सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कैसे वेरिएबल बना के HTML को पास करते हैं। आपने देख लिया टॉप पे कहीं भी वेरिएबल बना सकता हूँ फंक्शन में। मैं यहाँ आया, मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट के नाम से। कॉन्स्ट भी कर सकता हूँ, लेट भी कर सकता हूँ। कॉन्स्ट और लेट यूज करिएगा। वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया std नेम और इस नेम में मैंने लिख दिया अहमद खान। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर वेलकम करो अहमद खान, वेलकम। लेकिन जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी HTML के दरमियान आप जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना चाहेंगे, जावा स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को यूज करना चाहेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। तो आप देखते हैं हम आउटपुट से वेलकम अहमद खान। अगर मेरे पास एक और पैरामीटर होता कौन एज का, तो यहाँ पर आके मैंने कहा एज इनकी 26। यहाँ पर टैग लिखा मैंने एज कॉलन और यहाँ पर आके मैंने एक और दफा एक्सप्रेशन लगाई और लिख दिया 26। थैंक यू। तो अब यहाँ पर एज भी आ गई। एक और चीज इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे HTML में CSS इस्तेमाल करते थे स्टाइलिंग के लिए, यहाँ भी हम बिल्कुल वैसे ही CSS इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है CSS लगाने के हम 3 बुनियादी तरीके इख्तियार करते हैं। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल लगानी है तो आपको नजर आ रहा है FCSS, यहाँ सारी की सारी CSS लिखी हुई। अगर मैं इसको हटा दूं और चेक करूं यहाँ पर CSS को, तो कंपाइल हुई मेरी फाइल, अपडेट किया उसने ना, नहीं किया है। कंट्रोल एस करके मैं एक दफा दोबारा चला रहा हूँ इसको कि मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ। कुछ और भी मैंने कहीं लगाई हुई है जबकि मैंने तो CSS हटा दिए। एक और काम करता हूँ मैं जी, यहाँ पर भी आके चेक कर लो। नहीं यहाँ तो नहीं है, यहाँ होती भी नहीं है, स्क्रिप्ट मौजूद है। CSS तो हटा दी मैंने भाई। हाँ इंडेक्स ये रहा। इंडेक्स ही मैंने कहाँ यूज की है, चलो मैं इसकी हटाता हूँ। वो कंपोनेंट की थी इंडेक्स की रूट के साथ। एक मिनट जरा अब आ गया। तो CSS भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये वाली और ये दोनों में फर्क, ये कंपोनेंट की CSS है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी। वापिस उसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ, बाद में इसको काम करेंगे। और ये आपकी CSS मेन जो OJS फाइल है उसके साथ इंपोर्ट हुई ये रही यहाँ पर। तो हम CSS को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वेरिएबल्स हमने लगा लिए। अब इसी कंपोनेंट में एक और चीज सीखते हैं, एरे भी तो हमारे पास होती है। हम कॉन्स्ट करते हैं और एक एरे बनाते हैं फ्रूट नेम के नाम, और उसमें कुछ नेम दे देते हैं। हम कहते हैं ऑरेंज, एप्पल, मैंगो,
और मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ यूज करूँ। एक बात तो मुझे समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और H3 लिखूँ और इसके दरमियान में पेंसिल लगा के रूट नेम लिख दूँ, तो ऐसा करने के नतीजे में क्या होगा, मेरे पास तीनों नंबर है ऐसे ही। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये तीनों नजर ना आए, बल्कि ये यूएल में लिखे हुए हैं कुछ इस तरह से। मैंने लिखा यूएल और इसके अंदर एल आई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एप्पल, सो ऑन सो फॉर, मैंगो, ऑरेंज, इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यकीनी तौर पर एरे को मुझे रीड करना पड़ेगा ना। अब एरे को रीड करने के लिए हमने हाई ऑर्डर फंक्शंस देखे हैं, जैसे कि मैप है, फिल्टर है, फॉर ईच है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम, आपको पता है जावा स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दो पैरेंथेसिस लगाएंगे। किसी ने कहा फॉर ईच, तो पहले फॉर ईच यूज करते हैं, डॉट क्या लिखेंगे, फॉर ईच, उसके बाद एक्स और एक्स, एरो फंक्शन एक्स। अब देखते हैं आउटपुट क्या देता है, कुछ इसी तरह दे रहा है, लेकिन यार मुझे तो कुछ और आउटपुट चाहिए क्या, एल आई एचटीएमएल टैग के दरमियान में चाहिए, है ना। लेकिन इसके दरमियान में लगाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आया है, वो वाला पार्ट में हटाता हूँ, ये कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है ना। लेकिन अगर मैं इसको करूँ मैप, जैसे ही मैंने मैप किया तो उसने फौरन डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। वजह क्या है इन उसके अंदर और इसके अंदर, मैप क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, मैप क्या करता है, रिटर्न ऑब्जेक्ट। तो देखें फॉर ईच तो क्या करता है, क्रिएट करता है एलिमेंट, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहा है एलिमेंट के। तो फॉर ईच लगाया, मैप लगाया मैं, तो इसने मुझे डेटा को देना शुरू कर दिया। यानी मैं अब वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको भी यूज कर सकता हूँ, ग्रुप नेम डिक्लेयर करके उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक चीज और जरा देख लेते हैं, यहाँ पर हमने वेरिएबल भी बना लिया, हमने डेटा भी यूज कर लिया, स्लाइड में भी देख लेते हैं। देखिए वेरिएबल बनाया हुआ और पास किया सिंगल कर्ली ब्रेसेस को इस्तेमाल किया, ऐसे ही है। एरे रेंडरिंग के लिए क्या करना है, एरे को डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद मैप को यूज करना है। ये प्रॉपर्टीज, अच्छा देखिए मैंने ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं की, दे आर कॉल्ड मैप की प्रॉपर्टीज, एक फ्रूट है और एक इंडेक्स। ये क्या है ये देख लेते हैं। अगर मैं एक्स लिखता हूँ तो एक्स सिंगल एलिमेंट को रीड करता है इसके अंदर मौजूद, जो कि हमें ब्राउजर पे भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ की भी मुझे मिले, यानी कि इंडेक्स। तो मैं क्या करूँ, एक्स कॉमा आई कर दूँ, एक ब्रैकेट का मैं एक्स कॉमा आई कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, ये तो सही आ रहा है, लेकिन व्हाट इज आई, ये आई नहीं पता क्या चीज है ना। आई है क्या, अगर मैं आई यहाँ लगा के देख लूँ, ओके 0 1 2 3 आ रहा है। तो मेरा मैप इंडेक्स एरे की तरह काम करना शुरू कर देता है। मैं इसकी की बनाना चाहता हूँ, मैंने इसको की किया इक्वल्स टू, बाद में की मेरे काम आएगी, और यहाँ आई लिखो तो की के साथ अवेलेबल है, एक्सपेक्ट एलिमेंट में जाके देखो तो होम तो जनरेट हो रहा है ना इसका, रूट के साथ, यूएल के साथ, एल आई के साथ। तो देखें मार्कर के साथ उसने यहाँ पर मुझे डेटा भी दिया हुआ, उसके साथ उसने मार्कर भी दिया कि आपने मार्कर यूज, तो चाहे तो हम उसके साथ उसकी की को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इंडेक्स वैल्यू है। तो रैंडम एरे यहाँ पर आके अभी हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैं आपसे सीएसएस की बात कर रहा था और मैंने शुरू में सीएसएस भी दिखाई थी कि एक्सटर्नल सीएसएस लगी। अगर आप इनलाइन सीएसएस लगाना चाहें, जैसे मैं यहाँ इनलाइन सीएसएस लगाना चाहता हूँ, तो आपको पता है एचटीएमएल में आप लिखते हैं स्टाइल, बिल्कुल स्टाइल लिखते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली उसने आपको दो पैरेंथेसिस दे। पहला पैरेंथेसिस जो आप लगाते हैं ना कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि आप इसमें कोई जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, कोई जावा स्क्रिप्ट की मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, सही। लेकिन आपको तो सीएसएस लिखना है, अगर आप सीएसएस की स्टाइल अप्लाई करेंगे तो एक और दफा आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। और फिर आप देखें, अगर मैं बोलूँ बैकग्राउंड, अब सारी की सारी सीएसएस प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल है।
कॉलर डबल कोटेशन में लिख देता हूँ ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर है, देख लेते भाई, देखिए कलर हो गया ऑरेंज। वापिस आया हमें, क्या लगाते थे हम, सेमी कॉलन, अगली प्रॉपर्टी क्या लगा, सेमी कॉलन लगाते थे, क्या लगाते थे, कॉमा। अगली प्रॉपर्टी को सेमी कॉलन लगाते थे, यहाँ कॉमा लगाएंगे क्योंकि लिस्ट मेंटेन करेगा। कलर कॉमा डबल कोटेशन वाइट कर देते हैं। तो आप इनलाइन सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द जीएसएक्स है। ठीक है, यहाँ हम इसको क्लोज करते हैं और आज का जो हमारा पार्ट रहा जिसमें हमने बात की, उसमें हमने यही बात की प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, वेट क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाएंगे और उसको क्लोज करते हैं।